गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आपके पास आ गया हूँ सोशल साइंस क्लासेस में। क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, अब इस चैप्टर को हम लोग आज पूरी तरीके से समराइज कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ बच गया था। सॉरी बच्चों, एक मिनट। आपकी स्क्रीन पे एक मिनट, सम प्रॉब्लम इज देयर। हाँ, यस। हाँ बच्चों, तो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे। हमारी हेडिंग थी प्रेसिडेंट, है ना। जुडिशरी को हम लोग पढ़ चुके थे। सॉरी, जुडिशरी को हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे। जुडिशरी के ही बारे में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। बच्चों, ये जो आपकी स्क्रीन पे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, एक कॉलम नंबर 1 का जो सेकंड पैराग्राफ है, द जुडिशरी इन इंडिया। इससे पहले तक का मैंने पढ़ा दिया था कि किस तरीके से एक जज को, लास्ट में हम लोग की ये बात हो रही थी कि जज को जो है, अगर एक बार एक जज अपॉइंट हो जाता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसके ऑफिस से, उसके पोजीशन से उसको हटाया नहीं जा सकता। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके लिए एक इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है, और इम्पीचमेंट मोशन आसान नहीं होता। और हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी की ये हिस्ट्री है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा उसके पद से रिमूव किया गया हो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं यहाँ से। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये भी मैं बता चुका था। भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। भारत की सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो हमारे संविधान की व्याख्या करें, उसको पुनर्परिभाषित करें या उसको एलोबोरेट करें, उसको बताएं कि इसमें इसका मतलब क्या है। कोई आर्टिकल है या कोई लाइन लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है, क्या मतलब लगाया जाना चाहिए, क्या मतलब है नहीं, इससे हम क्या अभिप्राय समझें, ये सुप्रीम कोर्ट हमें बताता है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द, इसलिए ये भी मैंने बताया कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर और ने अगर कोई ऐसा इनवैलिड लॉ बना दिया है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो उस, और ये बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में अगर आती है या लाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर सकता है, उसको डिसमिस कर सकता है। इसके अलावा यूनियन लेवल पर या स्टेट लेवल पर अगर गवर्नमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो अगर उनका कोई ऐसा एक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country. ठीक है, when it is challenged before them. This is known as the judicial review. Judicial review इसी को बोलते हैं। ठीक। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. Supreme Court इस बात पर भी ध्यान देता है कि संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल सिद्धांत हैं, उन्हें पार्लियामेंट चेंज न कर पाए, उन्हें पार्लियामेंट उसमें किसी भी तरह का संशोधन न कर पाए, बदल न पाए। जो मूल तत्व है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, कोई पुराना कानून है जो कि
प्रसंग विहीन हो चुका है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है। कोई पुराना कानून है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, उसका कुछ नया रूप देने की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट उसको कर सकती है। कोई नई चीज़ जोड़ सकती है। लेकिन संविधान का जो मूल आधार है, कुछ हमारे संविधान के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना। जैसे इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है, ये हमारे संविधान की एक बेसिक बात है, एक आधारभूत सिद्धांत है। तो इसमें पार्लियामेंट कोई चीज़ नहीं कर सकती, वो इस चीज़ को नहीं बदल सकती, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा रक्षक। हमारा रक्षक मतलब, मेरे कहने का मतलब संविधान का रक्षक। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। बताया था मैंने कल वाले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का एक तरीके से अभिभावक है, गार्जियन। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है बच्चों, हमारी जो जुडिशरी है उसकी रक्षा करती है। किसी भी सूरत में यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी जुडिशरी, अपनी न्यायपालिका के पास जाने की ज़रूरत है, और न्यायपालिका हमें न्याय देगा इस मामले में। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट सिटीजन हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। अगले चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि अगर यदि आपको लगता है कि आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो आप किस तरीके से अदालत में जा कर के और उसका उपाय कर सकते हैं, है ना। आप बता सकते हैं अदालत को कि नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी रक्षा की जाए, तो अदालत ऐसा करेगी। इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। और पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने, भारत की जो उच्च अदालतें हैं, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के निर्णय दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जो कि सीधे सीधे लोगों के हितों से जुड़े हुए थे या मानव अधिकारों से जुड़े हुए थे। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. बच्चों, ये क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये PIL के बारे में इन लाइन में बताया जा रहा है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका बोलते हैं। बच्चों, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। बच्चों, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा मामला जो अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हो, मतलब जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, किसी एक दो चार व्यक्ति के हित से नहीं, बल्कि एक पूरे समाज से, यदि बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उस मामले से, तो आप एक साधारण नागरिक की हैसियत से, एक आम नागरिक की हैसियत से आप इस मामले में सीधे भारत की जो उच्च अदालतें हैं, यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड पर भी आप लिख के भेज सकते हैं कि इस तरह का एक मुद्दा है, इस तरह की बातें हैं, इससे इतने हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, कोई आदेश पारित किया जाए। कोर्ट जो है उसको ही आपकी पिटीशन मान लेगा, और जो संबंधित पार्टी है, चाहे गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, उसको कोर्ट नोटिस भेज देगा कि भाई हमारे पास एक ऐसा मुकदमा रजिस्टर हुआ है, आप अपना जवाब दाखिल करिए। मतलब ये जो PIL है, ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है बच्चों, ठीक है। और इस PIL ने बहुत सारे निर्णय ऐसे दिए हैं जिन पे कि सरकार मजबूर हुई है, और सरकार ने मजबूर होकर लोगों के हितों में बहुत सारे कानून बनाए हैं। तो जनहित याचिका एक क्या बोलते हैं, एक न्याय का अधिकार है, एक न्याय का अधिकार बल्कि एक हथियार है आम आदमी के हाथ में, न्यायपालिका के रूप में, ठीक है। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन, ठीक है। अगर जो सरकार के पास जो असीम शक्ति होती है,
तो कभी कभी सरकार जो है अपनी उस असीम शक्ति का दुरुपयोग भी करने लगती है। तो कोर्ट जो है इस मामले में हस्तक्षेप करता है और वो सरकार को इस तरह की व्यवहार करने से रोकता है कि आप अपने असीमित शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक मतलब एक ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आम नागरिकों को। दे चेक मैल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, है ना। दैट इज़ वाई द जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और जो हमारी अदालतें हैं, जो उच्च अदालतें हैं, वो लोक सेवकों द्वारा किए गए अनाचार पर भी रोक लगाती हैं। कोई लोक सेवक गलत काम कर रहा है, गलत नीति बना रहा है, गलत तरीके से सरकार के कानूनों का उपयोग कर रहा है, तो यदि हम अदालतों, अपनी उच्च अदालतों के पास जाते हैं तो अदालतें निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर अपना आदेश पारित करती हैं। इसके कारण, यही एक कारण है कि हमारे देश में लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है न्यायपालिका में। हमारे देश में न्यायपालिका को एक तरफ से ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और सब जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका में एक आम नागरिक को जरूर न्याय मिलेगा। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर अब आपका ये समाप्त हो गया। इसमें कुछ टर्म्स हैं, देखो ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, इनको आपको जानना चाहिए और याद करना चाहिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, मैं इनको चलो आपको आपके सामने इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोएलिशन गवर्नमेंट बच्चों गठबंधन की सरकार, जिसमें कि कोई, जब क्या होता है, जब किसी एक दल को, एक राजनीतिक दल को कंप्लीट मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी, जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो नहीं मिलती चुनावों में, तब वो क्या करते हैं, अपने जैसे विचारधारा वाले और राजनीतिक दलों के साथ मिल जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है दल आपस में मिल करके सरकार बनाते हैं। ठीक है, उतना नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जितनी सीटों की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए उतना वो अपना जो एक मैजिकल नंबर जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दावा पेश करते हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, और अपना एक नेता चुन लेते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर, लीडर एक चुन लेते हैं। तो इसको हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस और ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, 2 या 2 से ज़्यादा राजनीतिक दलों का गठबंधन। यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटर। या ऐसा अक्सर कब होता है, जब कोई एक अकेली पार्टी जो है मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं जीत पाती चुनावों में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बच्चों, इस कार्यपालिका हिंदी में इसको बोलते हैं, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें जो व्यक्ति इस तरह की अथॉरिटी रखते हैं, इस तरह का अधिकार रखते हैं कि वो नीतियों को बनाएं, उन नीतियों के आधार पर निर्णय लें, डिसीज़न लें, और डिसीज़न लेने के बाद उनको ग्राउंड लेवल में ग्रास रूट लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। ठीक है, और वो भी संविधान और कानूनों के, देश के कानून और संविधान के अंतर्गत, है ना। उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट लॉज सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। इन इट्स ब्रॉड सेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट्स एंड सुपरवाइजेज ओवर सिटीजन्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सरकार क्या होती है बच्चों, एक संस्थाओं का समूह। सरकार एक संस्थाओं का समूह होता है, विभिन्न संस्थाओं का समूह होता है। ठीक है, जिनके पास शक्तियाँ होती हैं क्या करने के लिए, मेक, इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट लॉज, जो कानून बना सकते हैं, कानून को लागू करते हैं और कानूनों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, परिभाषित करते हैं, ताकि जो जीवन है मनुष्य का, समाज में या देश में रहने वाले नागरिक का जीवन है, वो व्यवस्थित चल सके, नियमों के तहत चल सके। ठीक है, और अगर हम ब्रॉड सेंस में कहें तो सरकार जो है वो नागरिकों और संसाधनों पर शासन प्रशासन करती है। ठीक है, उनका सुपरविज़न करती है।
ठीक है। अब आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है बच्चों? एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। ठीक है। जुडिशरी वो संस्था होती है, वो एक संवैधानिक संस्था होती है जो जिसके पास इस बात की शक्ति है कि वो लोगों को न्याय दे या एक ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करे जिसमें कि जितने भी वैधानिक विवाद हैं वो हल हो सकें, विधि के द्वारा हल किए जा सकें, कानून की सहायता से उन विवादों को हल किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ऑल द कोर्ट्स इन कंट्री आर कलेक्टिव रेफरेंडम। देश में जितनी भी अदालतें हैं वो सब जुडिशरी के अंतर्गत आती हैं या उनको हम जुडिशरी कह सकते हैं। लेजिस्लेटर क्या होता है बच्चों? जो लेजिस्लेटर यानी जो कानून बनाने की जगह, जहाँ पर कानून यानी पार्लियामेंट, एन असेंबली ऑफ पीपुल्स, लोगों की वो सभा, लोगों पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी आम जनता के प्रतिनिधियों की सभा, जिनके पास इस बात की शक्ति होती है कि वो कानून बनाएं, उसको लागू करवाएं। ठीक है। इसके अलावा कानून एनेक्टिंग लॉ मतलब कानून बनाने के अलावा लेजिस्लेटर हैव अथॉरिटी टू रेजेस टैक्सेस, है ना। लेजिस्लेटर के पास ये ताकत होती है कि वो जनता पर कर की व्यवस्था करे, यानी कोई नया कर लगाना यानी टैक्स लगाना है ना, वो भी पावर लेजिस्लेटर के पास होती है। एंड अडॉप्ट द बजट ऑफ द अदर मनी बिल्स। इसके अलावा देश का जो बजट है, जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, देश की पैसों की आवश्यकताएं, उनको पूरा करे, मनी बिल्स को पास करे। ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है बच्चों? अ कम्युनिकेशन इज्यूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिस मेमोरेंडम बच्चों एक तरह का रिटेन कम्युनिकेशन होता है, लिखित संवाद होता है, जिसमें उचित अथॉरिटी, उचित एकाधिकार प्राप्त अधिकारी सरकार की किसी नीति या सरकार के किसी निर्णय को लिख कर, ड्राफ्ट कर नीचे स्तर तक लागू करवाने के लिए आदेश जारी करता है। उसी को हम लोग, उस आदेश को ही हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है? जो कि देश के राजनीतिक जीवन को सुपरवाइज करती हैं, रेगुलेट करती हैं एक प्रक्रिया के तहत। अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। ठीक है। रिजर्वेशन क्या होता है? आरक्षण पॉलिसी दैट डिक्लेयर सम पोजीशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्व्ड फॉर पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड। यानी ये एक ऐसी नीति होती है जो इस बात की घोषणा करती है कि सरकारी रोजगार, सरकार से संबंधित रोजगार या सरकार से संबंधित शैक्षिक संस्थाओं में उन लोगों के लिए कुछ सीटें, कुछ जगह आरक्षित या सुरक्षित की जाए, जिन्हें हजारों साल से जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनके खिलाफ भेदभाव हुआ है हर तरह का, और जो पिछड़े हैं और हर तरीके से निचले पायदान पर हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं। ठीक है। स्टेट क्या होता है? पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी, हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड पोजेसिंग पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। एक निश्चित क्षेत्र जो कि राजनीतिक रूप से संगठित है, जिसमें एक व्यवस्थित संगठित सरकार काम करती है, जिस सरकार के पास शक्तियां हैं जो घरेलू और विदेशी दोनों स्तर पर नीति का निर्माण कर सके। गवर्नमेंट्स में चेंज बट द स्टेट कंटिन्यूज। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन स्टेट वही रहता है। ठीक है। राज्य जिसको कि बोलते हैं, यहाँ राज्य का मतलब वो मध्य प्रदेश बिहार नहीं, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। ठीक है। एक ऐसा राजनीतिक और भौगोलिक संगठन, राजनीति और भूगोल का संगठन यानी क्षेत्र का और राजनीति का एक ऐसा संगठन जिसमें एक संगठित और व्यवस्थित सरकार होती है, जिस सरकार के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो घरेलू और विदेशी
नीतियों का निर्धारण कर सके। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन स्टेट जो है, राज्य है, वो वही रहता है। इन कॉमन स्पीच द टर्म्स कंट्री, नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज सिनोनिम्स, है ना। ये पर्यायवाची हैं बच्चों, चाहे कंट्री कह लो, चाहे नेशन कह लो, चाहे स्टेट कह लो, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया। अब मैं पॉलिटिकल साइंस के पीछे पढ़ा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि टर्म 2 का जितना भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। दूसरे किसी स्ट्रीम को देखा जाए, ज्योग्राफी वगैरह को देखा जाए, ठीक है बच्चों। आज क्रिसमस का दिन है, तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। और हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यू करूँ, और हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन न्यू ईयर का हॉलीडे चल रहा है, सॉरी विंटर वैकेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे भी कुछ ज़रूरी काम निपटाने पड़ सकते हैं। तो हो सकता है 1-2 2-3 दिन का ब्रेक हो, है ना। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं फिर से आऊँगा और आपके इस सिलेबस को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। गुड नाइट।